सत्ता सत्ता यानी ताकत। नमस्कार। आज़ादी के बाद बिहार जमींदारी से निकलकर एक ऐसे राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा जहां जनता का हर एक कदम और नेताओं का हर एक फैसला देश की राजनीति को प्रभावित करता है। एक ऐसा जन आंदोलन जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की शासन व्यवस्था में भूचाल ला दिया था। वो इतना बड़ा आंदोलन बन चुका था कि केंद्र सरकार को मजबूरन पूरे देश में इमरजेंसी लागू करना पड़ा। इस तानाशाही को रोकना होगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी, जिन्हें श्री बाबू या आप बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साल 1920 के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी वकालत छोड़ दी और ऐसा मानो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई में कूद पड़े। चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे हर मोर्चे पर उनकी मौजूदगी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किए और कुल मिलाकर उन्होंने 8 साल तक पटना, हजारीबाग और अन्य जेलों में बिताए। भारत का पहला प्रांतीय चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में भारत के 11 प्रांतों में आयोजित किया गया था और बिहार प्रांत से श्री कृष्ण जी को प्रीमियम बनाया गया। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को बिना विचार विमर्श से युद्ध में शामिल करने के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकार ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1946 में भारत में दोबारा से प्रांतीय चुनाव कराए, जिसमें श्री कृष्ण जी दोबारा से बिहार के प्रीमियम बने। 1947 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 में अपने निधन तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 31 जनवरी 1961 में उनकी अचानक निधन और उसके साथ ही शुरू हुआ एक संवैधानिक संकट। संविधान में उस वक्त मुख्यमंत्री के निधन की स्थिति में आगे क्या करना इसका साफ प्रावधान नहीं था। बिहार में राष्ट्रपति शासन या टूटती राजनीतिक व्यवस्था के बजाय बिहार के वरिष्ठ मंत्री दीप नारायण सिंह जी को अंतरिम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। पर ठीक 17 दिन बाद पार्टी के अंतरिम सहमति से कांग्रेस ने अपने स्थिर चेहरे के रूप में विनोद नंद झा जी को मुख्यमंत्री चुना, पर 1963 के कमराज प्लान के तहत इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस योजना के तहत वरिष्ठ नेताओं को सरकारी पद छोड़कर पार्टी संगठन में लौटना था। इसके बाद केबी सहाय जी उनके जगह लेते हैं। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे समझो बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज खत्म हो चुका था। बहुमत के लिए कांग्रेस ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाए, जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट। इसके बाद जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। 1967 से 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव के इन 5 वर्षों में बिहार की राजनीति की अस्थिरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 9 बार मुख्यमंत्री बदले गए। विभिन्न दलों के बीच गठबंधन टूटने और बनने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिस कारण बिहार में उस वक्त 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद और गठबंधन टूटने के कारण उन दौरान एक बार मिड टर्म इलेक्शन भी कराई गई थी। यानी इन 5 वर्षों में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ, 3 बार राष्ट्रपति शासन का लगना और एक बार मिड टर्म इलेक्शन का हो जाना बिहार के लिए ये दौर राजनीतिक अस्थिरता का शुरुआत माना जाता है। और इन सभी घटनाओं के पीछे का असल कारण था केंद्र सरकार में कांग्रेस प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के भीतर चल रही गहन बहस और खींचातान। 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ, जिसे ओल्ड कांग्रेस नाम दिया गया और वो सिंडिकेट के नेतृत्व में था, और कांग्रेस आर, जिसे रियल कांग्रेस नाम दिया गया और वो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में था। इस विभाजन और आंतरिक संघर्ष के कारण कांग्रेस पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही। 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और इसका पीछे का कारण था 1969 के 10 पॉइंट प्रोग्राम और 1971 का भारत पाक युद्ध, जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस जीत के बाद केदार पांडे जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इनकी सरकार कांग्रेस के अंदरूनी कलह का शिकार हो गई। विपक्ष के बजाय पार्टी के भीतर चल रहे आपसी मतभेद और कई वरिष्ठ नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की दावेदार के कारण पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी गिर गई, जिसके बाद अब्दुल गफ्फूर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इनके समय का यह दौर आसान नहीं था। बिहार गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था और इनकी सरकार गिरने का मुख्य कारण बढ़ता हुआ जनाक्रोश था। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रही जनता में असंतोष बढ़ चुका था, जिसे बिहार छात्र संघर्ष आंदोलन ने एक बड़ा रूप दे दिया।
1974 में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद यह आंदोलन और भी उग्र हो गया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने इन आंदोलन का कमान संभाले। राजनीतिक दबाव और जनाक्रोश के कारण अब्दुल गफूर जी को अप्रैल 1975 में इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ जी का कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता, आपातकाल और जेपी आंदोलन जैसे जनाक्रोश से घिरा हुआ। जेपी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत बिहार छात्र संघर्ष समिति ने की, जिसका नेतृत्व छात्रों ने जयप्रकाश नारायण जी को सौंपा, जिसे आप संक्षेप में जेपी आंदोलन, बिहार आंदोलन या संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन गुजरात के नवनिर्मित आंदोलन से प्रेरित था, जहां छात्रों ने सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ शुरू किया गया था, पर देखते ही देखते यह आंदोलन एक विकराल रूप ले लिया। नवंबर 1974 में जयप्रकाश जी ने विधायकों से इस्तीफा मांगना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 42 विधायकों ने इस्तीफा दे दिए। जयप्रकाश जी ने देश का दौरा किया और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट किए और एक नया पार्टी बनाए, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को यूपी के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, उन्हें यह बताते हुए कि उन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी जैसे सरकारी कर्मचारी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया था, जिस कारण इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया और अदालत ने कांग्रेस पार्टी को 2 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री चुनने का आदेश दिया। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुने। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। जयप्रकाश जी ने इस्तीफे की मांग की, जिससे इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक संकट और भी गहरा हो गया। अदालत के आदेश के अनुसार 2 हफ्ते बाद इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय कैबिनेट की सलाह लिए बिना 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिए। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण समेत हजारों नेता गिरफ्तार किए गए। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। 1977 में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद उन 9 राज्यों की विधानसभा को भंग कर दिया गया, यह तर्क देते हुए कि राज्यों में संवैधानिक संकट और प्रशासनिक विफलता के चलते केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी रणनीति के तहत छठी बिहार विधानसभा को 30 अप्रैल 1977 को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किए और कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। इनकी सरकार आंतरिक खिंचातान और आयाराम गयाराम की राजनीति के कारण अस्थिर रही। इसके बावजूद 1978 में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू करने का साहसिक फैसला उन्होंने लिए। इस कदम ने पिछड़ों का नायक बनाया, पर उच्च जातियों के विरोध के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद राम सुंदर दास जी अगले मुख्यमंत्री बने। जनता पार्टी के आपसी मतभेद के कारण केंद्र में सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। 1980 केंद्र में इंदिरा गांधी जी की वापसी ने राजनीतिक समीकरण बदल दिया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का फैसला किए, जिनका सीधा असर बिहार पर पड़ा। फरवरी 1980 में राम सुंदर दास जी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस आर ने बिहार विधानसभा चुनाव में 169 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और जून 1980 को जगन्नाथ मिश्र जी को बिहार का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। पर कांग्रेस हाईकमान ने उनके 3 वर्षों का कार्यकाल के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अगस्त 1983 को सीएम पद से हटाकर उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर जी एक अनुभवी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस ने 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में जीते थे। इनके इस्तीफे के बाद बिंदेश्वरी दुबे जी को सीएम बनाया गया। इन्होंने अपने कार्यकाल में कोयलियरी के राष्ट्रीयकरण में अहम भूमिका निभाई। इन्हें सख्त और एक्शन वाले नेता के तौर पर जाना जाता है।
उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन किए जिनमें ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन सिद्धार्थ और माफिया ट्रायल इन धनबाद। पर इनके सरकार पर सबसे बड़ा धब्बा लगा 1988 का पररिया सामूहिक बलात्कार कांड, जिसके बाद पार्टी हाईकमान के दबाव पर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। भगवान झा आजाद जी अगले मुख्यमंत्री बने, पर इनके शासनकाल में जहानाबाद जिले के काको प्रखंड में हुए नरसंहार और भागलपुर दंगा 1989 की वजह से पार्टी हाईकमान ने इन्हें हटाकर इनके जगह सत्येंद्र नारायण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके समय भागलपुर दंगे एक विशाल रूप ले लिया, जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई। एन सिंह कमेटी की रिपोर्ट में उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और यही घटना उनके छोटे से मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी बनी। कांग्रेस हाईकमान ने हालात संभालने के लिए उन्हें सीएम पद से हटाकर उनके जगह जगन्नाथ मिश्र जी को बिहार की तीसरी बार सीएम बनाया गया, ताकि वो पार्टी के संकट मोचक यानी क्राइसिस मैनेजर बन सके। पर उस समय बिहार में संकट की स्थिति थी भाजपा और जनता दल का उभार, भागलपुर सांप्रदायिक दंगे और कांग्रेस की गिरती लोकप्रियता बोफोर्स घोटाले के कारण। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन बिहार में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, इसलिए बीजेपी, जेएमएम, सीपीआई और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से जनता दल सरकार बनाने की स्थिति में आई। चुनाव के बाद जब यह तय होने लगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इस पद के लिए 3 नाम सामने आए: रघुनाथ झा, राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव जी। विधायक दल के अंदर हुए चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी को भारी बहुमत मिला, जिसके बाद 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए। इस चुनाव में लालू जी ने मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने की बात मजबूती से उठाया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी मंडल आयोग को लेकर अपने स्वर्ण मतदाताओं की वोट बैंक को खोना नहीं चाहता था। बीजेपी की रणनीति थी मंडल आयोग की बहस से ध्यान हटाकर कमंडल पर फोकस करना। मंडल यानी आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति, वहीं कमंडल राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति। हिंदू वोट बैंकों को मोबिलाइज करने के लिए बीजेपी का शुरू से ही नारा रहा है, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा ने लालू जी को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। यह राम रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से बिहार के रास्ते अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाली थी। इस यात्रा का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी और प्रमोद महाजन जी भी कर रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में कारसेवक भी शामिल थे। रथ यात्रा अक्टूबर 1990 को जब बिहार के समस्तीपुर पहुंची, तो तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिए, जिसका मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकना था। पर इस घटना से देश की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई, जिसे बीजेपी और आरएसएस ने अपने आंदोलन के खिलाफ एक बड़ा वॉर बताया। वहीं दूसरी ओर लालू जी सेकुलर राजनीति के लिए पूरे देश भर में जाने जाने लगे। यह घटना बीजेपी और लालू जी के बीच गहरे राजनीतिक टकराव का कारण बना, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। आडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था। आडवाणी जी के गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों ने लालू जी को अपना रक्षक मान लिया और यही कारण रहा लालू जी ने माई समीकरण की राजनीतिक आधार मजबूत कर लिए। माई का मतलब मुस्लिम प्लस यादव। मंडल और माई समीकरण के राजनीति के दम पर लालू जी का प्रभुत्व बिहार में 1990 से लेकर 2005 यानी पूरे 15 साल तक कायम रहा। मतलब 1990 के बाद बिहार के राजनीति में जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बन गया और नतीजा यह हुआ कि बिहार की राजनीति 3 ध्रुवों में बढ़ गई। पिछड़े दलित और मुसलमानों का झुकाव लालू जी के तरफ, स्वर्ण जाति का झुकाव ज्यादातर बीजेपी के तरफ और कांग्रेस का सिकुड़ता आधार इन्हीं वोट बैंकों का बिखराव के कारण। धीरे धीरे लालू जी के शासनकाल में अपराध, अपहरण और जातीय हिंसा अपना चरम स्तर पर पहुंच गया था। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल पर भारी पड़ सकता था, पर लालू जी ने अलग अलग चुनावी नारे और वादे से अपने आप को मसीहा एक गरीब के रूप में प्रस्तुत किया। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने लालू जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और लालू जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पर यह कार्यकाल 25 जुलाई 1997 तक ही चला, क्योंकि उनके ऊपर चारा घोटाला का मुख्य आरोप लगा, जिसके बाद लालू जी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने
जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाए और उसके बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री पद के शपथ दिलाएं ताकि सत्ता पर अपनी राजनीतिक नियंत्रण कायम रखी जा सके। राबड़ी लालू प्रशासन पिछड़े जाति के उत्थान पर केंद्रित था और इसका विरोध भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और उच्च जाति के समूह की ओर से भी हुआ। कई बार इन संघर्षों में जातीय बलात्कार, नरसंहार, अपहरण जैसे अपराध किए जाते थे ताकि समाज में डर फैलाया जा सके और हमारी जाति सबसे ताकतवर है का संदेश दिया जा सके। और यही बिहार में जंगल राज का एक बड़ा कारण बना। जनवरी-फरवरी 1999 में बिहार में लगातार दलित हत्याकांड हुए, जैसे नारायणपुर और शंकर बिगहा, जिसे राज्य में कानून व्यवस्था का भारी विफलता माना गया। लेकिन केंद्र में तत्कालीन एनडीए सरकार ने इसे आधार बनाकर राबड़ी देवी जी की सरकार को 12 फरवरी 1999 को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संसद में इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया और मजबूरन एनडीए को पूर्ण बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति शासन को बर्खास्त करना पड़ा और राबड़ी देवी जी दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें आरजेडी की रणनीति रही माई समीकरण और पहले के तरह सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर फोकस किया, पर यह यादवों के बढ़ते प्रभुत्व के कारण कुछ पिछड़े वर्ग जैसे कोयरी, कुर्मी और पसमंदा मुस्लिम असंतुष्ट थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी, जनता दल और समता पार्टी ने मिलकर एनडीए गठबंधन बनाया, जिसका मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना, जिसका कारण था कि वे कुर्मी जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन एनडीए में आपसी मतभेद के कारण कुछ सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आपस में ही चुनाव लड़ रहे थे, जिसका चुनावी नतीजा रहा टूटा हुआ जनादेश। यहाँ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तत्कालीन राज्यपाल ने केंद्र के एनडीए सरकार के प्रभाव में आकर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को नजरअंदाज कर एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी को 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर एनडीए के पास बहुमत न होने पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार जी सीएम पद से इस्तीफा दे दिए। 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी जी ने सीपीआई, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाई और यह सरकार अगले 5 वर्षों तक चली। इसी समय झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग, जो कई वर्षों से चल रही थी, और तेजी से उठने लगी। इन क्षेत्रों में यह भावना थी कि उनके संसाधनों का उपयोग बड़े राज्य के हित में हो रहा है और उनके अलग होने से उनका स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू जी पहले इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बिहार को राजस्व और औद्योगिक आधार का भारी नुकसान होगा। पर राजनीतिक दबाव और झारखंड आंदोलन की बढ़ती मांग को लेकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इस पूरे विभाजन में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की एक निर्णायक भूमिका थी, जिसे बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को संसद में पारित कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक नया अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इस विभाजन से राबड़ी देवी जी की सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ, पर राजनीतिक स्तर पर और भी मजबूत हो गई, क्योंकि पहले बिहार में 324 सीट थी, लेकिन विभाजन के बाद 243 सीट रह गई और 81 सीट झारखंड में चली गई और अब बिहार में स्पष्ट बहुमत के लिए केवल 122 सीटों की आवश्यकता थी और आरजेडी के पास कुल अपना 124 सीटों में 117 सीटें बिहार में ही था और केवल 7 सीट झारखंड में गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 67 सीटों में 32 सीटें झारखंड में चली गई। यहाँ बीजेपी बिहार में कमजोर हो गया, पर झारखंड में एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रहा और यही एनडीए की चाल थी। और फिर बीजेपी झारखंड के खनिज संसाधन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर रामविलास पासवान जी के पार्टी के ऊपर डिपेंड था कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी और किसकी नहीं। पर रामविलास पासवान जी के पार्टी न तो आरजेडी कांग्रेस को अपना बहुमत दिया और न ही एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी को अपना बहुमत दिया, क्योंकि रामविलास पासवान जी के पार्टी का चुनावी मुद्दा आरजेडी और जेडीयू से मिलता जुलता था। किसी भी पार्टी के पास बहुमत न होने के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा इलेक्शन कराई जाती है, जिसमें जेडीयू बीजेपी की एनडीए सरकार ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और नीतीश जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। नीतीश जी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य की छवि को
जंगल राज से विकासशील राज्य में बदल दिए। इनकी सुशासन रणनीति थी कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और जनसंपर्क, राजनीतिक रणनीति और जाति इंजीनियरिंग। इसके परिणाम स्वरूप 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को मात्र 22 सीटें मिली। इसके बाद नीतीश जी बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह जीत भारतीय राजनीति में विकास आधारित शासन का संदेश था और नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। नीतीश जी हमेशा सुशासन बाबू की इस छवि को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यही छवि उनके चुनावों का मेन मुद्दा होता है, जिस कारण वे अपने सरकार में हिंसा और भ्रष्टाचार को एकदम बर्दाश्त नहीं करते और यही कारणों से उनकी सरकार बार बार राजनीतिक परिवर्तन करते हैं, जिस कारण लोग उन्हें पलटू चाचा कहते हैं। पर इन्हीं सुशासन के रणनीति के तहत वे पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, तो नीतीश जी एनडीए के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिए, क्योंकि वे नरेंद्र मोदी जी के सांप्रदायिक छवि और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से असहमत थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में 40 सीट में मात्र 2 सीटें जीती, जबकि 2009 में उनकी पार्टी ने 20 सीटें जीती थी। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2015 के बिहार विधानसभा से ठीक पहले नीतीश जी ने इनसे इस्तीफे की मांग की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी जी ने दावा किए कि उनके पास विधायकों का समर्थन है और वे बीजेपी के साथ सरकार चला सकते हैं। इस दौरान नीतीश जी ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से चौथी बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह महागठबंधन की शुरुआत का प्रतीक था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 178 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने मात्र 58 सीट जीती। इसके बाद नीतीश जी बिहार में 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और उन्होंने तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर आरजेडी के वोट बैंक का समर्थन बनाए रखा। 2017 में तेजस्वी जी पर आईआरसीटीसी घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह मामला 2004-2009 के अवधि से संबंधित है, जब लालू जी यूपीए 1 के सरकार में रेल मंत्री थे। तेजस्वी जी पर यह आरोप नीतीश जी के सरकार पर संकट पैदा कर रहा था, क्योंकि नीतीश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते थे और वे इस छवि को बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए नीतीश जी ने तेजस्वी जी से इस्तीफे की मांग की, पर लालू जी और आरजेडी ने इसका विरोध किया, जिस कारण नीतीश जी सीएम पद से इस्तीफा दे दिए और बीजेपी के समर्थन से छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण एनडीए को 125 सीटें मिली। इसके बाद नीतीश जी बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए। इस बार जेडीयू का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले बहुत कमजोर रहा, पर गठबंधन की एकजुटता के कारण सरकार बनाना संभव हुआ। 2022 में नीतीश जी ने बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाकर एनडीए से नाता तोड़ दिया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनाई और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पर जनवरी 2024 में नीतीश जी ने महागठबंधन के असंतोष के चलते इस्तीफा दे दिए और 28 जनवरी 2024 को नीतीश जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका मानना था कि इंडिया गठबंधन में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिनका वह हकदार थे। कांग्रेस बिहार में जातीय जनगणना का श्रेय लेने की कोशिश की, जिसे जेडीयू ने करवाया था। और भी कई कारण रहे सरकार बदलने के, जैसे तेजस्वी यादव जी को भविष्य के सीएम के तौर पर देखा जा रहा था, जिससे वे नाराज थे। वर्तमान में सितंबर 2025 तक वे एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री हैं।